हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इससे पहले पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में पढ़ा। आई होप वो वीडियोस आप सबने देखी होंगी और प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी हुई होंगी। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट टाइप को, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन स्टार्टिंग हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग से करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है प्राइस में परसेंटेज चेंज होने के कारण डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। देखो, नाम से ही पता लगने लग रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेबिलिटी। डिमांड में कितना चेंज आया प्राइस के कारण। तो ये था हमारा मीनिंग कि प्राइस में परसेंटेज चेंज होने के कारण डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। जैसे प्राइस में हमारा 10% इंक्रीज़ हुआ प्राइस हमारा, तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज़ होगा, मतलब 20% से वो डिक्रीज़ हुआ। ये था एक एग्जांपल कि प्राइस 10% से इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड 20% से डिक्रीज़ हुआ। ये बोलता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमने पेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर पेन का जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज़ हो गई, तो पेन की जो डिमांड है वो 20% से डिक्रीज़ हो गई। ये बताता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप ये मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। दोबारा बता देती हूँ कि प्राइस में परसेंटेज चेंज होने के कारण डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है -, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है हमारा कौन? माइनस। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। तो ये था हमारा फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से मैंने डिनोट किया है और प्राइस को पी से डिनोट किया है। तो ये था हमारा फॉर्मूला। उसके बाद डिग्री की बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कितनी होती है। तो डिग्री यहाँ पर 5 प्रकार की दी हुई है। फर्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सेकेंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, जिसे बोलते हैं क्या? इन इलास्टिक डिमांड, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, जिसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और इसका अनदर नेम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद फोर्थ हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, जिसको बोला जाता है इलास्टिक डिमांड और मोर देन यूनिटरी। उसके बाद हमारी फिफ्थ जो डिग्री है वो है इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट हम लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में कितना भी चेंज आए डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तभी तो यहाँ पे लिख रखा है इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे P से P1 हो गए, कम हो गए, या फिर P2 चले गए, लेकिन डिमांड एज इट इज़ रही, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। ऊपर वाई एक्सिस पे तो हमने प्राइस लिया है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। प्राइस के घटने बढ़ने से डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। ये क्या बोलता है कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया डिमांड में उससे कम परसेंटेज चेंज आएगा। कि जैसे प्राइस तो बढ़ गया 10%, लेकिन डिमांड सिर्फ 5% ही डिक्रीज़ होगी। तो ये हमारा कम हुआ, 10 से कम 5। तो ये अब ये इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर क्या दिया है कि P से P1 कितना लेस हुआ हमारा? बहुत ज़्यादा लेस हुआ, लेकिन किसके कंपैरिजन में? डिमांड के कंपैरिजन में, क्वांटिटी डिमांड के। क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल लिटल सा हमारा डिक्रीज़ हुआ है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप किसका? प्राइस और डिमांड का। किस में? इन इलास्टिक डिमांड, और बोल सकते हैं लेस देन यूनिटरी में। तो अब थर्ड पढ़ते हैं हम। थर्ड कौन सा है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका मतलब है
जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज आया उतना ही डिमांड में परसेंटेज चेंज आएगा। जैसे P से P1 डिक्रीज़ हुआ तो Q से Q1 उतना ही इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, ED इक्वल टू 1। प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही इक्वल चेंज किस में आएगा, डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में। तो ये बोलता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और जिसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी। देखो ये रही। ओके, उसके बाद है हमारा ED इज़ ग्रेटर देन 1। इसका नाम क्या है, इलास्टिक डिमांड, और मोर देन यूनिटरी। इसका मतलब क्या है, मोर मतलब ज़्यादा से डिमांड में चेंज आएगा। जितना प्राइस में चेंज आया है परसेंटेज चेंज डिमांड में उससे ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल, प्राइस में आया हमारा 10% चेंज, लेकिन डिमांड में उससे ज़्यादा मतलब 20% चेंज आएगा। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे प्राइस में तो बिल्कुल लिटल सा डिक्रीज़ हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ हो गई। तो ये किसका, ये बिल्कुल फ्लैटर बनेगा डायग्राम, और जो हमारा लेस देन था वो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट सा बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलास्टिक डिमांड मोर देन यूनिटरी वाला। अब लास्ट पढ़ लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या बोलता है कि प्राइस में थोड़ा सा परसेंटेज चेंज आया, लेकिन डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ गया। ये क्या बोलता है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि प्राइस में बिल्कुल ही लिटल सा चेंज था, लेकिन डिमांड बिल्कुल ही इनफाइनाइट चेंज हो गई, कितने, क्वांटिटी डिमांडेड पर। तो ये थी हमारी 5 तरह की डिग्रीज़ जो कि हमने अभी पढ़ी हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कवर किया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। हमने सबसे पहले किसको कवर किया है, मीनिंग को, फिर कवर किया है एग्जाम्पल को, फिर फॉर्मूला को, और फिर उसके बाद कवर किया है डिग्री को। तो अब अकॉर्डिंग टू राइटर पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। What is price elasticity of demand? The price elasticity of demand is the measure, वह तकनीक है मापने की, the responsiveness of the quantity demanded, quantity demanded में कितना रिस्पॉन्स आया, किसमें, गुड्स के प्राइस चेंज होने के कारण। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, अदर थिंग्स इक्वल हैं, जैसे अदर थिंग्स में क्या क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स आ जाएंगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। और सिर्फ यहाँ पर प्राइस ऑफ द आउन गुड और डिमांड में क्या देखा जाएगा, रिलेशनशिप देखा जाएगा कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ डिमांड, तो ये कितने से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई। It is equal to the ratio of the percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, ये शो करेगा। It measures, ये क्या मेजर करता है, how much the quantity demanded, कि कितनी quantity demanded of a good changes when it price changes, जब प्राइस चेंज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंटेज से कितनी मात्रा में चेंज होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या डिनोट करते हैं, द रेशो एट विच द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, कि डिमांड सिकुड़ जाएगी व्हेन द प्राइस राइज इन प्राइस, की जब प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा, कि जब एक्सटेंड हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस के गिरने से एक्सटेंड हो जाएगी हमारी डिमांड। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करती है। किस चीज़ को शो करती है, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करती है, किसमें, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड में। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस साइन भी दिखाया गया था जो कि किसको चीज़ को शो करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है ये माइनस साइन। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू 10%, ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल, 10% रिडक्शन हुई है किसमें, प्राइस में। एलिमिनेटिंग द आइसक्रीम की जो प्राइस है उनमें 10% से रिडक्शन हुई है, जिसके कारण 20% से इंक्रीज़ हो गई क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम डिमांडेड। आइसक्रीम डिमांड जो है वो 20% से इंक्रीज़ हो गई, तो उसकी रेशो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगा 20%, नीचे प्राइस रिड्यूस हुआ है तो माइनस साइन लग गया और 20% आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये माइनस साइन किस लिए शो किया जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए, किसका, प्राइस और डिमांड का। तो यहाँ पर 2 आ गया, विच इज़ मोर देन 1, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी को वह दर्शाता है, मोर इलास्टिक है। तो ये था हमारा ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम। फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया था ये वही है बिल्कुल सेम, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये किस चीज़ का था, हमारा मीनिंग, एग्जाम्पल, और ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब हमारी डिग्रीज भी देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज़ हैं वो 5 तरह की होती हैं।
अकॉर्डिंग टू राइटर वो कैसे बयां की जाती हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में थोड़ा सा भी परसेंटेज चेंज आया तो डिमांड में इनफाइनाइट परसेंटेज चेंज आ जाएगा, तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलता है। उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आती है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है, इनइलास्टिक का मतलब कि चेंज ना होना डिमांड का, डिमांड में चेंज ही नहीं होगा, मतलब कि ईडी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, डिमांड में चेंज ही नहीं होगा। प्राइस में कितना भी चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल क्या रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, चेंज ही नहीं होगी। तो ये कौन सा पॉइंट शो करता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसके बाद देखो ये रहा इसका एग्जाम्पल कि हमारे प्राइस 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, लेकिन डिमांड चेंज नहीं हुई, 4 यूनिट्स ही है तब की तब, जब वह 4 प्राइस पे थी, 2 प्राइस पे थी या फिर 6 प्राइस पे थी। डिमांड कितने की जा रही है, 2 क्वांटिटीज़ की ही की जा रही है, यहाँ पर डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलती है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा, जैसे 5% चेंज आया तो डिमांड में भी 5% ही चेंज आएगा। जैसे ये रहा है हमारा एग्जाम्पल, पी, टी, एम और एन। पी से टी पर प्राइस रिड्यूस हो गए तो एम से एन सेम क्वांटिटी हमारी एक्सटेंशन हो गई है। तो ये बताता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी का। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो डिमांड है हमारी वो ज़्यादा से बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू द प्राइस। तो प्राइस में परसेंटेज चेंज होगा लेकिन डिमांड में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा। जैसे कि 5% हमारा क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज़ हो गई, तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज़ होगी, वो 10% से, इससे ज़्यादा से हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा, ये था हमारा एग्जांपल किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फोर्थ पॉइंट का। अब डायग्राम देख लेते हैं। प्राइस तो बिल्कुल छोटे से डिक्रीज़ हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा से बढ़ गई। तो ये था हमारा किसका, इलास्टिक डिमांड के डायग्राम। उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ पॉइंट, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो लेस मतलब कम चेंज होगा डिमांड में, प्राइस में परसेंटेज चेंज बट डिमांड में उससे कम परसेंटेज चेंज, मतलब कि प्राइस में 10% चेंज आया, 10% से इंक्रीज़ होगी तो डिमांड सिर्फ हमारा किससे 5% से डिक्रीज़ होगी, उससे कम से या डिक्रीज़ होगी। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। तो ये हमने पढ़ी डिग्री अकॉर्डिंग टू राइटर कि वो क्या बोलते हैं। पहले हमने अकॉर्डिंग टू रिसर्च पढ़ लिया था कि डिग्रीज, मीनिंग, फॉर्मूला ये सब कुछ पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट, जिन्हें बोलते हैं मेथड्स। तो यहाँ पर हम 5 तरह के मेथड्स को कवर करेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट का टोटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, फोर्थ आर्क इलास्टिसिटी मेथड, फिफ्थ रेवेन्यू मेथड। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है कि गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ या फिर वो कांस्टेंट रह गया टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के कारण। तो ये मैं बता दूं, ये डेवलप किया था डॉक्टर मार्शल ने, और यह बताता है कि प्राइस में चेंज जो हुआ वो टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इफ़ेक्ट डालता है, क्या टोटल एक्सपेंडिचर उससे घटते हैं या फिर बढ़ते हैं या फिर कांस्टेंट रह जाते हैं, ये चीज़ का इम्पैक्ट इसमें देखा जाता है। एक 3 सिचुएशंस होती हैं इसमें। जब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलते हैं कि प्राइस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कि सेम डायरेक्शन में वे बढ़ रहे हैं। और जब प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, प्राइस में भी और टोटल एक्सपेंडिचर में भी। तो क्या होगा, तो इलास्टिसिटी जो है वो उस टाइम लेस देन यूनिटरी होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या, सेम डायरेक्शन में जब चेंज आए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटरी हो जाती है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन पढ़ते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब प्राइस घट रहे हैं तब भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक हो जाती है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 2 सिचुएशन तो हमने पढ़ ली, जब हमारा क्या था, इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी था और इलास्टिसिटी हमारा इक्वल टू 1 था। अब थर्ड सिचुएशन पढ़ते हैं कि जब हमारे प्राइस घट रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, और प्राइस हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आ रहे हैं प्राइस और
हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा ग्रेटर देन यूनिटी की इलास्टिसिटी आती है। तो ये 3 सिचुएशंस थी इसमें। क्या 3 सिचुएशंस थी, एक थी हमारी लेस देन यूनिटी की, एक थी हमारी यूनिटरी इलास्टिक की, एक थी हमारी ग्रेटर देन यूनिटी की। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको तीन सिचुएशन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। आओ एक डायग्राम के थ्रू भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास ये एक डायग्राम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, जो शो करेगा तीनों डिग्रीज़ को। तो फर्स्ट है हमारे पास ई डी इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा, ये क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन बन गया वाई एक्सिस के सामने। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या आ जाए, ई डी इक्वल टू 1। कितना भी प्राइस बढ़ जाए, कितना प्राइस घट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होगा, ई डी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है हमारी, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या होगी, जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमारे प्राइस घट रहे हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब ई डी इज़ लेस देन 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइस में यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होंगे, क्वांटिटी इतनी मिलेगी। अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूँ तो यहाँ पर क्या होगी, क्वांटिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब सेम डायरेक्शन में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर की जो क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं टोटल एक्सपेंडिचर ही लिखूंगी। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इतने रहेंगे। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो किसको शो करता है, ई डी इज़ लेस देन 1 को। सेम डायरेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा चेंज अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये थी हमारी 3 सिचुएशन किसकी, फर्स्ट मेथड की, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू राइटर पढ़ लेते हैं, वो क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोला है मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है वे, हमारे पास वेदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो यूनिटी होगी, या ग्रेटर देन यूनिटरी होगी, या फिर लेस देन यूनिटरी होगी। यही मेजरमेंट होते हैं। इसके बेसिस पर 5 मेथड्स हमारे क्या किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। और ये रहे हमारे मेथड्स। फर्स्ट इसमें बोला है टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी हमारा मार्शल ने डेवलप किया था। और ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ चेंज, कि किस डायरेक्शन में हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो चेंज हो रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा किस वे में जा रहा है, तो तभी हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, हमारी इलास्टिसिटी तय होगी, वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर वो यूनिटरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता दिया इन्होंने, अगर वो यूनिटरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो तब कौन सी सिचुएशन आएगी, हमारे घटे भी रहेंगे और बढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा अनचेंज होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड सिचुएशन ग्रेटर देन यूनिटी की बता दी उन्होंने, और थर्ड सिचुएशन हमारी लेस देन यूनिटी की बता दी, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन की थी अभी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इलेबोरेट करके बताया हुआ है, वही जो ऊपर बताया वही सेम सिचुएशन यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। उसके बाद हमारा फर्स्ट मेथड तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड मेथड को कवर करते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं ओपन करूँ तो ये चीज़ निकल कर आती है कि डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा पी अपॉन पी, पी मतलब इनिशियल प्राइस। डेल्टा क्यू को इससे ओपन किया जाता है और डेल्टा पी को इससे ओपन किया जाता है, मतलब Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी। और फिर अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है। माइनस वही चीज़ को शो करेगा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और हमारे किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में। और यहाँ पर P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा P आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर पेन का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर इनिशियल प्राइस ₹10 है, इनिशियल डिमांड 1 यूनिट की। अगर प्राइस गिर जाए ₹2 से और डिमांड एक्सटेंड हो जाए 4 यूनिट्स पर,
तो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो P है वो ₹10 है मतलब इनिशियल प्राइस, Q = 1 है मतलब इनिशियल क्वांटिटी। अगर चेंज इन प्राइस में क्या चेंज हो जाए ₹2 से, तो क्या होगा 2 - 10 - 8 आ जाएगा। और डेल्टा Q कैसे निकालेंगे कि हमारा 4 से डिमांड एक्सटेंड हुई थी और पहले था 1, तो ये 3 यूनिट्स आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर देन यूनिटरी और इलास्टिक डिमांड हो जाएगी पेन की। तो ये था हमारा किसका एग्जाम्पल, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड का। अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। द सेकंड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का सेकंड मेथड कौन सा है, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और वो फॉर्मूला है ये वाला, क्या है वो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये सोल्व करके दिखा दिया। 100 से 100 कट गया, क्या हुआ माइनस Q आ गया, P1 माइनस Q, और फिर अल्टीमेटली ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर Q जो है वो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड को, Q1 चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, P इनिशियल प्राइस ऑफ डिमांड गुड्स को, P1 चेंज प्राइस को, डेल्टा Q1 माइनस Q चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा P1 माइनस P चेंज इन प्राइस। और इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज आ जाना, ये चीज़ को शो करता है। तो ये क्या था हमारा मेथड था, कौन सा, सेकंड मेथड, जिसका नाम था प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। आई होप ये सब आप सबको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जिसका नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या बोलता है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड एक ग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर डिमांड कर्व के अंदर डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी चेक की जाती है और फिर क्या निकाली जाती है, इलास्टिसिटी निकाली जाती है कि वो लेस देन है, यूनिटरी है, मोर देन है, लेस देन 1, या फिर वो कितनी है, वो इलास्टिसिटी चेक की जाती है पॉइंट के थ्रू डिमांड कर्व पर। तो यहाँ पर दो तरह की हमारी चीज़ें आती हैं डिमांड कर्व। एक तो होता है हमारे पास लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर का मतलब कर्वेचर इन नेचर होगा। कर्वेचर ऐसी शेप आएगी, डिमांड कर्व सीधी नहीं आएगी, टेढ़ी शेप आएगी उसकी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लीनियर डिमांड कर्व को। तो लीनियर डिमांड कर्व में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिमांड आई है, डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व पर अलग अलग पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, वो है ये लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी को चेक करने का। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन क्या है, इक्वल है। तो ये वाली जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो होगी 1। उसके बाद ये हमारी नीचे लेस की तरफ मूव ऑन होने स्टार्ट हो जाएगी और नीचे हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लोअर पोर्शन है वो कम होता जा रहा है और अपर पोर्शन ज़्यादा होता जा रहा है, जिससे हमारी क्या होगी, इलास्टिसिटी इस तरफ बढ़ी और ऊपर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारा नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व में हमारी शेप आएगी डिमांड कर्व की, वो होगी हमारी कर्वेचर शेप की। यहाँ पर टेंजेंसी बनती है, एक पॉइंट टच करता है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इसमें भी हमारा यही फॉर्मूला यूज़ होगा, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन, इसके थ्रू हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट कौन सा था हमारा मेथड का, थर्ड पॉइंट, जिसका नाम था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी रेफर्स पॉइंट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। इन अदर वर्ड्स मतलब कि डिमांड कर्व पर किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना, ये है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें हमारा एक था मेथड लीनियर डिमांड कर्व का, एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से निकाला जाता है जो, और एक था हमारा नॉन लीनियर डिमांड कर्व का, जिसमें हमारा कर्वेचर शेप में निकाला जाता है, जो मैंने अभी इस डायग्राम के थ्रू और इस डायग्राम के थ्रू अभी बताया है। तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम ये छोटा सा पॉइंट भी समझ लेते हैं कि ये क्या बोलता है। इज़ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एंड इंडेक्स ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। जो हमारा स्लोप है और जो इलास्टिसिटी है, ये कुछ बच्चे कहेंगे कि सेम होता है, कि हम स्लोप तो निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी पर, लेकिन ये अलग अलग होता है। जो स्लोप होती है हमारी वो शो करती है सिर्फ इसको डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q को, लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करते हैं इस फॉर्मूला पर।
तो आपस में ये डिफ्रेंशिएशन इस चीज़ को करती है कि स्लोप हमारा डेल्टा क्यू चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी के लिए, और हमारा जो इलास्टिसिटी है वो इनिशियल प्राइस को भी लेकर चलेगा और इनिशियल क्वांटिटी को भी लेकर चलेगा। इस चीज़ से इनका डिफरेंस होता है, स्लोप का भी और हमारा किसका, इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो ये पॉइंट था एक छोटा सा जो बीच में समझना बहुत ज़रूरी था। फोर्थ पॉइंट है हमारा आर्क इलास्टिसिटी। अब ये आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है? आर्क इलास्टिसिटी भी एक मेथड होता है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है, जो डिमांड कर्व के ऊपर 2 पॉइंट बनते हैं, डिमांड कर्व ऐसी है, इन पर 2 पॉइंट बनेंगे और उनके थ्रू एक आर्क बनाई जाएगी जिससे कि इलास्टिसिटी चेक की जाती है। यहाँ पर एवरेज लेकर काम किया जाएगा 2 पॉइंट्स पर। जैसे यहाँ पर हमारा जो इनिशियल प्राइस थे उनको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इससे कि हमारे जो इनिशियल प्राइस और जो हमारे चेंज प्राइस है उनका प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज कर दिया। देखते हैं डायग्राम, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है हमारे डिमांड कर्व पे, इन पर एक आर्क बनाई गई जिसके थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक की गई। ठीक है, तो ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करने में हेल्प करता है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एवरेज। यहाँ पर जो इनिशियल प्राइस थे और जो इनिशियल क्वांटिटी है उनको रिप्लेस किया जाएगा किससे? एवरेज से। किसका? इनिशियल प्राइस का, और जो चेंज प्राइस है उन दोनों का एडअप करके सम ऑफ द क्वांटिटीज़ और सम ऑफ द प्राइस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये आ जाएगा। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये बात हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये था फोर्थ पॉइंट, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर कि क्या बोलता है कि आर्क इलास्टिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पर एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस चेक की जाती है किसकी? प्राइस की, जो चेंज शो करती है डिमांड के अंदर। किस में? डेफिनेट पोर्शन में बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर, डिमांड करके 2 पोर्शन में 2 पॉइंट पर आर्क बनाकर यह एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज लेकर चलेंगे। तो ये था हमारा कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट। देख लेते हैं डायग्राम। देखो ये हमारा ऊपर ओ वाई पे प्राइस लिया गया है, ओ एक्स पे क्वांटिटी ली गई है। ये हमारी डिमांड कर्व है डी। यहाँ पर 2 पॉइंट लिए गए ए और सी। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, चेक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करेंगे एक आर्क के थ्रू, आर्क बनाकर। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है, वो है रेवेन्यू मेथड। अब ये हमारा लास्ट मेथड है इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स में से। तो नाम क्या है? रेवेन्यू मेथड। अब ये रेवेन्यू मेथड भी हेल्प करता है किस में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे चेक होती है और कितनी आती है। तो रेवेन्यू होता है सेल प्रोसीड्स ऑफ द फर्म, सेल प्रोसीड्स ऑफ द फर्म, जिसमें अभी एक्सपेंसेस हमने माइनस नहीं किए गए। तो मतलब जो सेल करने से हमें पैसा मिलता है वही हमारी रेवेन्यू होती है। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस में मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें ये पता होना चाहिए, इस फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि एक यूनिट को सेल करने पर रेवेन्यू कितनी मिलती है वो शो करता है एवरेज रेवेन्यू। और इस एवरेज रेवेन्यू जो फर्म के अंदर वो डिमांड कर्व ही होती है। ये बात नोट करने वाली है कि जो एवरेज रेवेन्यू है यही हमारी डिमांड कर्व होती है। जो डिमांड कर्व हम देख रहे थे कि पॉइंट बना दिया, इसमें हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं, यही हमारी डिमांड कर्व फर्म के अंदर होती है। उसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया। एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पर, मतलब देखो एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेके चलती हूँ, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू थे हमारे 10 और यहाँ पर हो गए 20। अब जो 1 यूनिट पर तो थे 10 टोटल रेवेन्यू, उसके बाद सेकंड यूनिट पर आने के बाद वो 20 हो गए। तो इतना चेंज किस चीज़ का आया? 10 रेवेन्यू का। तो ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू होगी। तो ये कि मतलब एक एडिशनल यूनिट को लाने से जो हमारा चेंज आया टोटल रेवेन्यू में वही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू होती है। और फॉर्मूला क्या होता है? TR माइनस TRN माइनस 1 और डेल्टा TR अपन में डेल्टा Q। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू था। अब डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे पता चलती है। तो हम यहाँ पर AR जो कि एवरेज रेवेन्यू होता है वो बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। और एक तरफ बना लेते हैं हम MR,
एक तरफ बना देते हैं हम यहाँ पर MR, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारी MR पॉजिटिव होगी डिमांड कर्व पर AR पर, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 होगा जब हमारी MR पॉजिटिव होगी। जब हमारी MR 0 होगी तब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा, जिसे हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं यहाँ पर। और जो नीचे वाला पार्ट जहाँ पर MR नेगेटिव होती है वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पर हमने MR और AR की हेल्प से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जब हमारे पास MR पॉजिटिव होती है तो ED हमारे लेस मोर देन 1 होगी, जब ED 0 होगी तो ED इक्वल टू 1 होगा, और ED जब लेस देन 1 होगी, जब MR हमारी नेगेटिव होगी तो ED हमारी वहाँ पर उस टाइम क्या होगी, लेस देन यूनिटरी। तो ये था हमारा डायग्राम, किसका हेल्प से हमने जानने की कोशिश की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, मार्जिनल रेवेन्यू से और हमारे एवरेज रेवेन्यू से। तो ये था हमारा 5th मेथड जिसका नाम था रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड की हेल्प से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो 5th मेथड हमारा कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है, रेवेन्यू मेथड है। रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू होती है सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म ऑब्टेन बाय सेलिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जैसे कि बाय सेलिंग 10 मीटर ऑफ द क्लॉथ फर्म 50 रुपये लेती है, एंड देन दिस अमाउंट ऑफ 50 इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। तो मतलब 10 मीटर के क्लॉथ को बेचने से जो 50 रुपये अर्निंग हुई उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। और व्हेन टोटल रेवेन्यू, जब टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो वो हमारा बन जाएगा एवरेज रेवेन्यू। और प्राइस पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बेचने से हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। जैसे कि अबाउ द केस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 50 रुपीज़ मिले 10 यूनिट को बेचने से, तो मतलब एक यूनिट को बेचने से हमें ₹5 का मुनाफा हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये क्या था हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये था हमारा एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद दस एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सिनोनिम्स टर्म्स, एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय द सेल ऑफ द मोर यूनिट ऑफ कम्युनिटी, वो बोलेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया उसको बोलते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू। अब वही जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू है उसी को बोलेंगे हम डिमांड का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ED इक्वल टू A/AI माइनस M, जिसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रेवेन्यू मेथड को पढ़ने की कोशिश की है यहाँ पर और समझने की कोशिश की है। जैसे ये डायग्राम मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, वही डायग्राम ये शो आउट हो रखा है। तो अब पढ़ेंगे हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऊपर पढ़ा हमने क्या, मेथड्स, और 5 के 5 मेथड्स को हमने कवर अप किया है। अब पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास कितने फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पर 10 मेथड्स हैं, 10 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो फैक्टर दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का जो नेचर है उससे भी पता चलता है कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस तरह का है। वो नेचर हो सकता है हमारा नेसेसरीज हो। नेचर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वो नेसेसरी गुड हो, सेकंड वो कंफर्ट गुड हो, थर्ड हमारा वो लग्जरी गुड्स हो। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करते हैं कि वो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, इलास्टिक है या फिर वो इन इलास्टिक है। ये चीज़ हमारी क्या करती है, शो आउट करती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को बदलते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी जो एक दूसरे के बजाय में यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। तो उनकी अवेलेबिलिटी है तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। थर्ड, गुड विद डिफरेंट यूज़, अगर डिफरेंट यूज़ हैं तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, अगर गुड का डिफरेंट यूज़ नहीं है तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, ये पढ़ेंगे। यूज़ पोस्टपोन्ड हो सकता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, हैबिट कितनी है, पोर्शन इनकम का कहाँ स्पेंड किया गया है, प्राइस लेवल कितना है, टाइम के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सभी के सभी फैक्टर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, जिसका नाम है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में क्या बोलता है कि इकोनॉमीज़ में 3 प्रकार की कैटेगरी के गुड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो होता है नेसेसरी, एक होता है कंफर्ट, एक होता है लग्जरी। तो यहाँ पर हमारी जो डिमांड होती है नेसेसरी गुड्स की, जैसे कि साल्ट हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मैच बॉक्सेस हो गया, इनकी जो डिमांड होती है ये
यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक होती है, जो चेंजेबल नहीं होती। चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज़ हो जाए, कितना भी डिक्रीज़ हो जाए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कमोडिटी को बाय करता रहेगा, चाहे प्राइस कितने भी गिर जाए, प्राइस कितने भी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये नेसेसरीज़ हैं, ज़रूरतमंद चीज़ हैं किसी अपने घरों में। ठीक है, तो ये डिमांड हमेशा ऐसे ही रहेगी जितनी की जा रही है। उसके बाद दस चेंज इन दस प्राइस हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन देयर डिमांड, बस लिटिल सा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लग्जरी गुड्स का, लग्जरी मतलब जो महंगे गुड्स हैं, जैसे एसी हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, उनकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंजेबल, प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है, कि जब प्राइस में ज़्यादा से चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, डिमांड में भी दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाए। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर डिमांड। अगर वो कंफर्ट गुड्स हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, तो अलग सिचुएशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया जाएगी, वहाँ पर हमारी क्या होगी, ये यूनिटी के इक्वल हो जाएगी, कि प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आ जाएगा। तो ये पॉइंट था हमारे नेचर ऑफ कमोडिटी का, जिसमें हमारे 3 पॉइंट थे, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स और लग्जरी गुड्स। जो हमारे नेसेसरी गुड्स थे उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो क्या थी? इनइलास्टिक थी। और जो हमारे कंफर्ट गुड थे, कंफर्ट गुड की जो इलास्टिसिटी थी वो इक्वल टू 1 थी, और जो लग्जरी गुड्स थे उनकी इलास्टिसिटी हमारी क्या थी? इलास्टिक थी, चेंजेबल थी। सेकंड पॉइंट था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड जो कि एक के बदले दूसरा यूज़ किया जा सकता है, जैसे टी हो गया और हमारा कॉफ़ी हो गया। अगर टी के प्राइस ज़्यादा बढ़ गए तो कंज्यूमर्स कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसे गुड्स ये होते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्यों ग्रेटर होगी? क्योंकि अगर किसी भी एक गुड के प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर उसकी डिमांड करना बंद कर देगा, तो दूसरे गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये किस चीज़ के होते हैं? इलास्टिक गुड्स होते हैं। और एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड बॉल पेन, मिल्क शेक एंड लस्सी, सैंडल्स एंड चप्पल्स एसेट्रा हैव इलास्टिक डिमांड। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, अगर किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ही नहीं तो कंज्यूमर जाएंगे कहाँ? कंज्यूमर किसी चीज़ और गुड्स की डिमांड ही नहीं करेंगे, तो उन्हें मजबूरन वही गुड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड होती है। और एग्जांपल क्या है इसके? सिगरेट्स, लिकर मतलब शराब, ये इसके एग्जांपल हैं। तो कोई और इनका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ा हमने अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग। अगर अवेलेबल हैं तो क्या होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक डिमांड होगी। उसके बाद गुड्स विद डिफरेंट यूज़, अगर डिफरेंट यूज़ हैं तो इलास्टिक होगी, अगर नहीं है तो इनइलास्टिक होगी। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है ही। उसके बाद अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, अगर यूज़ को हम टाल सकते हैं, अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो वो क्या होगी? उसकी इनइलास्टिक डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड तो होगी ही होगी, चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, चाहे प्राइस में कितना भी डिक्रीजमेंट आ जाए, डिमांड तो होगी ही होगी, मतलब इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तो उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्राइस चाहे कितने ही इंक्रीज़ हो जाओ, डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेकंड है मिडिल इनकम पीपल, उनकी जो डिमांड होती है वो ऑब्वियसली इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो वो डिमांड करना ही बंद कर देंगे, डिमांड कम करनी स्टार्ट कर देंगे। सिक्स पॉइंट है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की हैबिट क्या है? अगर कंज्यूमर हैबिचुएटेड है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए तो उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक, उनका प्राइस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। प्राइस कितने भी इंक्रीज़ हो जाए वो तो लेके ही छोड़ेंगे उन गुड्स को, जैसे सिगरेट्स और कॉफ़ी, अगर जिनके हैबिट ही नहीं है वो उनकी इलास्टिक हो जाएगी। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी पर जो इनकम स्पेंड किया उसका प्रपोर्शन क्या है? अगर ज़्यादा प्रपोर्शन है तो इलास्टिक हो जाएगी, वो छोड़कर चले जाएंगे अगर प्राइस ज़्यादा हो गई। अगर लेकिन स्मॉल प्रपोर्शन है तो क्या होगा? इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, जैसे कि न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, बूट पॉलिश एसेट्रा। लेकिन अगर कंसिडरेबल पार्ट है, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम पार्ट वो स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम क्या होगी? इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, जैसे क्लोथ्स, न्यूट्री फूड्स और डेजर्ट, कूलर एसेट्रा। तो ये कौन सा पॉइंट था? हमारा सेवन्थ पॉइंट था प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तो इनइलास्टिक डिमांड है, चेंजेबल ही नहीं होगी। अगर प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी डिक्रीज हो जाए, डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मीडियम साइज़
मीडियम प्राइस गुड्स हैं तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो खरीदेंगे नहीं उस चीज़ को। उसके बाद 9th पॉइंट है टाइम। टाइम क्या बोलता है, अगर लॉन्गर पीरियड की है तो वो मोर इलास्टिक है, क्योंकि उनको एडजस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, वो अपनी जो डिमांड है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन लिटिल टाइम है, अभी के अभी चाहिए, तो वो इन इलास्टिक होगी कि वो चाहे प्राइस कितने भी बढ़ जाएँ वो तभी डिमांड करेंगे और उनको ले लेंगे। टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट किसके थे, हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कौन से फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इलास्टिक होगी या फिर इन इलास्टिक होगी। तो ये हमारे कुछ थे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस क्या है। ये हम 9 पॉइंट में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस इन प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें 5 पॉइंट आते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन में कैसे प्राइस इलास्टिसिटी हेल्प करती है। सेकंड, गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में कैसे हेल्प करती है, इसके 6 पॉइंट आएंगे। तो इनको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, सिग्निफिकेंस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डेटर्मिनेशन, प्राइस को डेटर्मिनेशन करने में भी ये हेल्पफुल होता है। कैसे, डेटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली कौन सी सिचुएशन होती है, वह सिचुएशन होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल सेलर का कंट्रोल होता है। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से प्राइस डिटरमाइन करेगा। जब डिमांड इलास्टिक होगी तो वो लो प्राइस सेट करेगा, अगर डिमांड हमारी जो इनइलास्टिक होगी तो वो हाई प्राइस सेट करेगा। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक होगी तो क्यों लो प्राइस सेट करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि वहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर्स है वो डिमांड को चेंज कर लेंगे, तो वह लो प्राइस, क्योंकि कंज्यूमर वहाँ पर लो प्राइस को ही चुनेंगे, जिस गुड्स के लो प्राइस होंगे उन्हीं को कंज्यूम करेंगे। और इन इलास्टिक में वह हाई प्राइस क्यों लेता है, क्योंकि वहाँ पर कंज्यूमर्स को इफेक्ट ही नहीं पड़ता कि डिमांड कितनी भी हो, प्राइस कितने भी हो, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्राइजेस पर अलग अलग लोगों को प्रोडक्ट को सेल आउट करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इंडस्ट्रीज़ को अलग चार्जेस पर दी जाती है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए अलग चार्जेस पर दी जाती है। तो यहाँ पर भी प्राइस इलास्टिसिटी अपना वर्क करता है। जैसे व्हेन अ मोनोपोलिस्ट सेल्स हिज प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस इज कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अ मोनोपोलिस्ट कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट यूज एंड फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स इज डिफरेंट। सबकी अलग अलग होती है। जब वह क्या करता है, ही विल चार्ज मोर प्राइजेज, वह ज़्यादा प्राइस करता है उनसे जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, और जो डिमांड जिनकी इलास्टिक होती है उनसे कम प्राइस क्या करता है, वसूल करता है। तो ये था हमारा सेकंड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई कौन सी होती है, जॉइंट सप्लाई गुड्स वह गुड्स होते हैं जो गुड्स जो प्रोडक्शन में एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, उन पे भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करता है हमारा ये फाइंड आउट करने में कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाए। अगर जॉइंट सप्लाई गुड्स के प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, जैसे एक गुड की जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस प्राइस क्या किए जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे। अगर इन इलास्टिक है तो हाई प्राइस चार्ज किए जाएंगे, वैसा ही जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था। तो ये जो गुड्स हैं हमारी जॉइंट सप्लाई में जो इनकर होते हैं, जैसे कि कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ऑयल एंड ऑयल केक्स, इन पर भी हमारे अलग अलग हम प्राइजेस को चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। और फिर इलास्टिसिटी इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके प्राइस को डिसाइड करते हैं। उसके बाद सेकेंड है रेम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वह फैक्टर्स जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। वो होते हैं हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो इनके रेम्यूनरेशन को भी डिसाइड करता है कौन, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डिसाइड करता है, आओ देखते हैं। ये बोलता है कि जब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी तब तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब डिमांड हमारी इलास्टिक हो जाएगी तब क्या करेगा, लोअर जो प्राइस है वो पे करेगा, हाई प्राइस पे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास डिमांड क्या है, कंज्यूमर्स की जो हमारा डिमांड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो क्या है, यहाँ पर इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही हेल्प करेगी किसमें, हमारे रेम्यूनरेशन को सेट करने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डंपिंग। डंपिंग क्या होती है, डंपिंग का मतलब होता है दूसरी कंट्री के मार्केट में प्रोडक्ट
को कम प्राइस पर बेचना, तो वो हमारी डंपिंग प्रैक्टिस कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, क्या होगी, इलास्टिक होगी, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, इसलिए कम प्राइस पर डंपिंग की जाती है, जिससे कॉम्पिटिटर भी ख़त्म हो सके और प्रॉफिट भी क्या हो सके, रेगुलर तरीके से मिल सके। तो डंपिंग क्या होती है, डंपिंग वह चीज़ होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर मार्केट में प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल आउट करते हैं। और ये जो डंपिंग है वो क्या होती है, वो इलास्टिक नेचर की होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टर्म्स में बोले तो वो इलास्टिक नेचर की होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, अगर प्राइस हमने हाई सेट कर दिया तो कंज्यूमर छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमें लो प्राइस सेट करना होता है, जिससे जो सेलर जो होता है वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। अब उसके बाद में वे तो पॉइंट थे फर्स्ट, जो कि सिग्निफिकेंस इन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को डिटरमाइन करने से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के अकॉर्डिंग भी ये हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प करता है। और वो फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को भी एडवांटेज प्राप्त करता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे, जब वह न्यू टैक्सेस पॉलिसी को बनाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको ध्यान में रखकर चलता है। जिन गुड्स की इलास्टिक डिमांड होती है, जिन गुड्स की इलास्टिक डिमांड होती है उन गुड्स को क्या करता है, उनसे लेस रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इस चीज़ को मायने में रखता है। और जिन गुड्स की इन इलास्टिक डिमांड होती है उनसे क्या होगी, मोर रेवेन्यू जनरेट होगी, इस चीज़ को वो ध्यान में रखकर चलता है। और इसी के बेस पर क्या बनाता है, वो टैक्सेस को बनाता है, इसी बेसिस पर वो टैक्सेस को, न्यू टैक्स पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो वो क्या कर पाएगा, लेस रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, लेकिन अगर वो इलास्टिक डिमांड होगी तो वो हायर रेट को क्या कर पाएगा, हायर रेट को टैक्स को लगा पाएगा। तो ये पॉइंट था हमारा एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब क्या था इसके अंदर कि जब न्यू टैक्स पॉलिसी बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रखकर चलता है। जिन गुड्स की इलास्टिक डिमांड होगी उनसे तो लेस रेवेन्यू जनरेट होगा, और जिन गुड्स की इनइलास्टिक डिमांड होगी उनसे क्या होगा, मोर रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या बनाता है, टैक्सेस पॉलिसी बनाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो टैक्सेशन का बर्डन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किसका, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को। ये बोलता है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स के बीच में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। जैसे अगर डिमांड इलास्टिक होगी, क्या होगी, अगर डिमांड इनइलास्टिक या फिर इलास्टिक होगी तो अगर इनइलास्टिक होगी तो कंज्यूमर पर बर्डन पड़ेगा, लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर पर बर्डन पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, क्यों कंज्यूमर पर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर अपने ज़्यादा जो प्राइस उनके हो गए हैं तभी वो क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा अपने डिमांड को, जिससे उस पर बर्डन पड़ जाएगा, वह उस प्राइस को भी देने पर तैयार हो जाएगा। वह प्राइस जो इनइलास्टिक डिमांड पर था, इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब प्राइस जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा से बढ़ जाए लेकिन डिमांड में चेंज ना आए तो कंज्यूमर पर पड़ेगा बर्डन, क्योंकि वो डिमांड चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है इसका मतलब वो चेंज कर लेगा, तो वो प्रोड्यूसर पर बर्डन पड़ेगा। जो कम प्राइस पर होंगे उस चीज़ को वो क्या करेगा, परचेज करेगा। तो थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो नेशनलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंडस्ट्रीज़, एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेता है, मतलब ओनरशिप ले लेगा। एंटरप्राइजेज़ की जो पहले प्राइवेट हैंड्स में थी वो क्या कर लेगा, अपने हाथ में ले लेगा और वो पब्लिक बन जाएंगी। तो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी होती है। अब इस पॉलिसी में क्या हेल्प करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जिन प्रोडक्ट की जो डिमांड इनइलास्टिक होती है उन्हें नेशनलाइजेशन किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो पब्लिक है उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वो डिमांड को चेंज नहीं करते, बेशक प्राइस कितना भी चेंज हो, तो मतलब उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उन प्रोडक्ट्स में। तो उन पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिमांड क्या करता है, इन जैसी चीज़ों को नेशनलाइज कर देता है। तो इसका मतलब ये था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पे ही नेशनलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। प्राइस को कंट्रोल करने की पॉलिसी में भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपनी भागीदारी देता है। और वो कैसे देता है,
जो प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी अप्लाई करने से पहले जो गवर्नमेंट है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करती है, चेकआउट करती है, जिससे लेवल ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का पता चल जा सके, तो प्रॉपरली प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं वो। अगर लार्ज स्टॉक है और प्राइस गिर रहे हैं तो गवर्नमेंट आउटपुट कंट्रोल की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। क्या करेगी, आउटपुट की पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी। लेकिन अगर शॉर्टेज है प्रोडक्ट की, क्या है, शॉर्टेज है प्रोडक्ट की और जो प्राइस है वो राइज कर रहे हैं, तो हमारा क्या करेगी वो डेफिसिट एरियाज़ में उन गुड्स को लगा देगी। ये बात समझ में आई। तो प्राइस कंट्रोल पॉलिसी में भी हेल्प करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद फिक्सिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा एक्सचेंज है मतलब करेंसी है, उनके रेट को भी फिक्स करने में हेल्प करता है। तो करेंसी की वैल्यू को रीवैल्यू और डिवैल्यू करने के लिए गवर्नमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प लेती है, जिससे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पता चल जा सके कि वह प्रॉपर तरह से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिसाइड की जा सकती है। हमारी एक्सचेंज है जो वो उसका क्या कर सकता है, रीवैल्यू और डिवैल्यू हो सकती है। उसके बाद प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। मतलब इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करती है, जिन इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो इलास्टिक है उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि उन्हें ही ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो प्राइस अगर एक बढ़ जाएं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती है उन्हें चुनकर। तो इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन करने में भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प लेती है, और इनके थ्रू वो पता करती है कि कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है और उनको प्रोटेक्शन दी जाए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में कैसे, डिमांड फोरकास्टिंग में हमारी इनकम जो इलास्टिसिटी है वो हेल्प करती है। इनकम इलास्टिसिटी की हेल्प से डिमांड में फोरकास्ट करने में, क्योंकि लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन है, प्लानिंग है और जो मैनेजमेंट है डिपेंड करती है इनकम इलास्टिसिटी की नॉलेज पर। तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी की मदद ली जाएगी डिमांड को फोरकास्ट करने में, कि डिमांड अगर इनकम आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है तो डिमांड आप ज़्यादा करोगे, इनकम घट रही है तो डिमांड आप क्या करोगे, कम करोगे। तो फ्यूचर में जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो डिमांड फोरकास्टिंग करने में हेल्प करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ रेल फ्रेट चार्जेस। रेल फ्रेट चार्जेस मतलब कि रेल में जो हमारा सामान जाता है उसके भाड़े से लेकर उनको भाड़ा जो होता है उस चार्ज को फिक्स करने में भी हेल्प करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सामान को जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर लगाने वाला जो भाड़ा होता है रेल में वो होता है हमारा रेल फ्रेट चार्जेस। तो इनको फिक्स करने में भी अगर जो रेलवे सर्विसेज वो इन इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, तो वह हाई फ्रेट चार्जेस फिक्स करेंगे, लेकिन जो जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है वो लोअर चार्ज फिक्स करेंगे। उसके बाद वेज डिटर्मिनेशन। वेज डिटर्मिनेशन क्या बोलती है, डिमांड फॉर सर्विस टू बी लेबर इज इलास्टिक। अगर डिमांड इलास्टिक है तो क्या होगी, वेज कम दी जाएगी। अगर इन इलास्टिक है तो क्या होगी, वेज ज़्यादा दी जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बोलता है कि प्राइस ज़्यादा देंगे तो एक्सपोर्ट वाले, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट वाले डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात थी इन इलास्टिक की। इन इलास्टिक जब हमारी डिमांड होगी इंपोर्टिंग कंट्री की तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी इलास्टिक हो जाएगी डिमांड तो वहाँ पर डिमांड जो हमारी प्राइस है उसमें चेंज आएगा और डिमांड में भी चेंज आएगा। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी में पैराडॉक्स, अधिकतर जो खेती के प्रोडक्ट्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है। यहाँ पर जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका पैराडॉक्स बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो कितने भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले उनकी जो मनी इनकम है वो कम होती है। ये गरीबी का पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। तो जो अधिकतर खेती के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इलास्टिसिटी, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होती है। चाहे कितने भी आप प्रोडक्शन कर लो वहाँ पे जो आपकी इनकम आएगी वो कम से कम आएगी। तो डिमांड की जो फार्म प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। रोज़गार पर जो ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उनका इफेक्ट भी इलास्टिसिटी डिपेंड बताती है कि कैसे आता है, कैसे आता है। अगर जो हमारा जो शुरुआत में जो हमारी मशीन्स आ गई, ऑटोमेटिक मशीन वो खुद काम कर रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, उनके जो प्राइजेज हैं वो क्या हो जाएंगे, गुड्स के गिर जाएंगे। लेकिन जो डिमांड है गुड्स की वो इलास्टिक है। अगर इलास्टिक नेचर की बात करें, अगर डिमांड है जो गुड्स की वो इलास्टिक नेचर की है तो उसके प्राइस गिर जाएंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, प्राइस गिर जाने क्योंकि इलास्टिक नेचर की डिमांड है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चेन में काम करेगा। अगर किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो हमारी क्या होती है,
जो किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो इलास्टिक नेचर की होती है, तो वहाँ पर जो प्राइस हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा दिए तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी कंज्यूमर्स की, तो वहाँ पर जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ग्रेटर डिमांड किस चीज़ को प्रभावित करती है? प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगर बढ़ेगी तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमारा रोज़गार बढ़ जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर हमारी इनइलास्टिक हो, क्या हो, डिमांड हमारी इनइलास्टिक हो गुड्स की, जो कि हमारे ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बनाए गए हैं, तो वहाँ पर तो हमारी डिमांड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। डिमांड तो चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो ले, डिमांड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ नहीं होगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। तो ये क्या होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक चीज़ों पर बेस होता है, तभी हम पढ़ पाते हैं कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद हमारा 9th पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में चेंज का इफ़ेक्ट, अगर यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से ही पढ़ेंगे कि सप्लाई में चेंज का इफ़ेक्ट क्या होता है। अगर डिमांड हमारी है इलास्टिक तो वहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, किससे? क्वांटिटी सप्लाई से। विल ग्रेटली इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई, जो क्या करेगी, हमारी जो सप्लाई इंक्रीज हुई है वो हमारी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर देगी। बट विल हैव वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन प्राइस, लेकिन प्राइस पर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई मतलब गुड्स की जो सप्लाई की जा रही है वो इंक्रीज़ की जा रही है, लेकिन प्राइस पर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर प्राइस डिमांड हमारे इनइलास्टिक हो गए, तो वहाँ पर जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो हमारे क्या होंगे, प्राइस हमारे फॉल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये था हमारा 9th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो रिलेटेड थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। किससे रिलेटेड थी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। इसमें हमने मीनिंग भी पढ़ा, इसके एग्जाम्पल भी पढ़े, मेथड्स भी पढ़े, डिग्रीज भी पढ़ी, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग भी पढ़े, और बाद में हमने इसके इम्पोर्टेंस को भी पढ़ा। आई होप ये वीडियोस आपको क्लियर हुई होगी और सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए टाइप्स को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।